आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान सजी नारायण जी, महामंत्री जी ब्रजेश जी, उपस्थित सभी कार्यकर्ता बंधु जो प्रत्यक्ष मेरे सामने हैं और उससे कई गुना अधिक आभासी माध्यमों से जुड़े हैं। आभासी माध्यमों से बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम हुए और नित्य होते उससे ज़्यादा संख्या में सभी संगठनों के हुए हैं, अपने भी हुए हैं। कोरोना नहीं था तब हमको जिस काम को करने के लिए 1 साल लगता था, ऐसा काम हम 2 दिन में 3 दिन में कर लेते थे। इसलिए प्रत्यक्ष जाना आना करके जो काम करने पड़ते वो जितना हम 12 साल में करते उतना 1 साल में हो गए। ऐसा अनुभव सभी संगठनों के लोग कर रहे हैं। परंतु ये माध्यम आभासी है, तो आभास तो बहुत बड़ा तैयार होता है इसमें। लेकिन हम सब लोग मजदूर संघ के कार्यकर्ता होने के कारण एक विशिष्ट अखाड़े के प्रभाव में चलने वाले होने के कारण, संघ सृष्टि के अंग होने के कारण हम जानते हैं कि कार्यक्रम विजय ये पड़ाव है और कार्य की अंतिम उपलब्धि, अपना जो गंतव्य है उसको पाने तक इन सब परिस्थितियों में यात्रा तो अपनी अबाध गति से चलनी चाहिए। अध्यक्ष जी ने भी अपने उद्बोधन में उसका बहुत संक्षिप्त उल्लेख किया। दत्तोपंत जी के जन्मशती में हम लोग एकत्रित हुए। 84 में हैदराबाद में भाग्यनगर में ही एकत्रित हुए थे और आज उसी का आभासी रूप तो भाग्यनगर के हमारे रविंद्र जी ने स्वागत भाषण किया। भाग्यनगर के अधिवेशन के 5 साल पश्चात डॉक्टर हेडगेवार जी की जन्मशती हमने संपन्न की। उस समय दत्तोपंत जी का जो पहले प्रचारक रह चुके हैं और आज प्रचारक है, ऐसे सब कार्यकर्ताओं के सामने एक बौद्धिक वर्ग हुआ था। संघ का बौद्धिक वर्ग था, लेकिन लगता है उस दिन दत्तोपंत जी भारतीय मजदूर संघ के नेता के रूप में आवेश में आ गए और उन्होंने एक घोषणा वहां की, क्योंकि प्रश्नोत्तर में कुछ ऐसे प्रश्न वगैरह आ चुके होंगे। उन्होंने कहा कि आज हम सब लोग काम कर रहे हैं, हमारे मन में कभी कभी शंका आती है होगा कि नहीं होगा, क्योंकि आज हम देख रहे हैं सर्वत्र जैसे हमारे मजदूर जगत में लाल रंग का प्रभाव। लेकिन मेरा जो इस क्षेत्र का अनुभव है उसके आधार पर मैं आपको बताता हूं कि 2000 के आते आते यह लाल रंग हटकर वहां भगवा रंग का प्रभाव हो जाएगा। और हैदराबाद के 5 साल बाद उन्होंने जो भविष्यवाणी की थी वो आज अब इस हैदराबाद के आभासी अधिवेशन में हम देख रहे हैं कि सत्य हो गई। अब कई लोग इसी में धन्य हो जाते बाहर, क्योंकि जिस मानसिकता या वातावरण में से वो आते उसमें कहानियां इतनी ही होती है। ही केम, ही सॉ, ही कॉन्कर्ड, वहां कहानी खत्म हो जाती है। जूलियस सीजर के बारे में सिसरो नाम के इतिहासकार का एक वाक्य है। जूलियस सीजर की पूरी कहानी 3 वाक्यों में, ही केम, ही सॉ, ही कॉन्कर्ड। वो आया, उसने देखा, उसने जीत लिया। लेकिन कोई पूछे कि इसके बाद क्या हुआ, तो इसका बाद क्या होना था वही हुआ जो सबका होता है। ऐसे अनेक आए, अनेकों ने जीता और वो चले गए। कुछ लोगों के नाम याद है, कुछ लोगों के नहीं है। जिनकी याद है उनके भी और 100 साल के बाद कितने भूले जाएंगे पता नहीं। लेकिन हमारी पद्धति में कहानियां जीत में समाप्त नहीं होती। इस जीत का भी कुछ प्रयोजन है।
हमको प्रभुता की इच्छा नहीं है, हमको सत्ता की इच्छा नहीं है, हमको पद यश नाम कीर्ति की इच्छा नहीं है। तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे, इसलिए हम लोग काम कर रहे हैं। और इसलिए वो जो वैभव की कल्पना है जिसमें संपूर्ण विश्व के सुख शांति का अंतर्भाव है, वो दृश्य आते तक हमको आगे चलना है। ये पड़ाव है, मंजिल और बहुत आगे है। इस दृष्टि से विचार करने का अब परिपक्व समय आ गया है, जहां ये कल्पना तो आप सबके मन में है। क्या क्या करना होगा, अभी इतना कर लिया। ये जो किया है उसके आधार पर आगे और कुछ करना है, और ये जो किया है उसको भी कायम रखना है। संगठन का प्रवास होता है तो पहले दिन जो बात शुरू करते, कोई दूसरी बात शुरू करने पर उसको बंद नहीं करते। हवा में विमान उड़ता है तो जो विमान से यात्रा करते हैं उनको अनुभव होता है, पहले वो विमान जमीन पर ही है, उसका इंजन बंद है, सब लोग जाके बैठते हैं, फिर एक इंजन शुरू होता है, फिर दूसरा इंजन शुरू होता है, फिर उसको थोड़ा वो रनवे पर कर देते हैं पीछे धकेल कर, और फिर वहाँ से वो आगे चलता है, एक विशिष्ट गति में आने के बाद उड़ता है। जब उड़ता है तब जो इंजन शुरू किए थे वो बंद नहीं होते। विमान के अंदर जो व्यवस्था है उस समय देखी गई, जब दो जमीन पर खड़ा था, ये ठीक चल रहा है कि नहीं, वो ठीक चल रहा है कि नहीं, उसका ठीक चलना वो जारी रहता है। यात्रियों को अपने अपने सीट पर जिस विधि से बैठना है उस विधि से ही बैठना पड़ता है। आकाश में पूरा मार्गक्रमण करते हुए जब वो उतरता है और जाके जहां यात्रियों को नीचे आना है वहां जाके लग जाता है, उसके बाद क्रमशः एक एक बंद होता है। जो एक इंजन पहले शुरू हुआ वो इंजन अंत तक शुरू रहता है। ऐसे ही हमारे संगठन में उस समय जो बातें हमने शुरू की तो उनको कायम भी रखना है। विजय के समय में लोग बदल जाते हैं, देखते हैं हम दुनिया में, लेकिन जो सत्पुरुष होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, जो अच्छे काम के लिए कंकण बांध कर निकले हैं, वो अपनी दशा तो उनकी बदलती रहती है उनके बल और परिस्थिति के अनुसार, लेकिन दिशा को कभी नहीं बदलती। उदये सविता रक्तौ रक्तश्चास्तमने तथा, सूर्य का उदय होते समय लाल दिखता है, अस्ताचल पर भी वो लाल ही रहता है। संपत्तौ च विपत्तौ च साधूनाम एक रूपता। अवस्था कोई भी हो, खुला निरोगी वातावरण देश में हो या कोरोना का काल चलते रहा हो, हम लोगों में कोई फर्क नहीं आता और नहीं आया है। हम लोग पहले भी सेवा करते थे, कोरोना आने के बाद भी हम सेवा में लग गए। हम जरा देखेंगे तो ध्यान में आएगा कि बहुत से लोग जो शुरू हो रहते थे सामान्य स्थिति में, वो कोरोना आने पर बंद हो गए, उनका चलना बंद हो गया। वो खुलने की राह देख रहे कि हम फिर से शुरू हो जाए। हमारा जो पहले शुरू रहता था वो आज भी शुरू है और आगे भी शुरू रहेगा। ऐसे हम लोग होने के कारण हमको आज तक हमने जो अर्जित किया उसको कायम रखते हुए आगे और क्या क्या करना है इसका विचार करना है। और उसमें पहली बात ध्यान में आती है जो आपने शुरू किया है, संगठित मजदूर इनका तो परामर्श हम ले रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ा वर्ग असंगठित मजदूरों का है। कुछ तो मजदूर वर्ग ऐसा है जिसका संगठन करना भी मुश्किल है, उनके संपर्क की कोई और पद्धति निकालकर वो शोषण के शिकार न बने, वो समर्थ बने अपना जीवन ठीक चलाने के लिए और सुरक्षित रखने के लिए। ऐसा कुछ करना पड़ेगा। इसमें चिंतन आवश्यक है अनुभव के आधार पर। हमने अभी हाथ लगाया है,
हम उस दिशा में बढ़ने वाले हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमको बहुत आगे जाना पड़ेगा, क्योंकि जो संगठित है वो तो परिस्थिति इतनी बदल गई है कि इतने ज़्यादा समर्थ हो गए हैं कि हिम्मत नहीं करते लोग उनको हाथ लगाने की, ऐसा उनका बल बन गया है। अब अपने बलशाली होने पर जो दुर्बल है उनकी रक्षा के लिए उनको सक्रिय होना पड़ेगा। सज्जन लोग अपनी शक्ति का उपयोग क्या करते हैं? दुर्बलों की रक्षा करने के लिए करते हैं। और इसलिए इस असंगठित क्षेत्र में शीघ्र गति से जाना, क्योंकि उनका कोई भी त्राता नहीं है और उनके पास बल भी कुछ नहीं है, उनके लिए कोई कानून नहीं है, उनके लिए कोई नियम नहीं है। उनके काम भी अभी कोरोना के समय में, और कई ऐसे काम है जिसके लिए कोई सिक्योरिटी नहीं है, कुछ नहीं। घर में बर्तन मांजने वाली है, बंद हो गई, अब क्या खाएगी वो? किसी को चिंता नहीं, उसका कहीं विचार नहीं, व्यवस्था में उसका कोई तंत्र नहीं। इनके पास कौन जाएगा? तो हमारी संगठित शक्ति के आधार पर इस असंगठित क्षेत्र को भी सुरक्षित करने का काम हमको बहुत शीघ्र गति से आगे बढ़ाना चाहिए। दूसरी बात आती है, इससे विस्तार भी होगा अपने कार्य का, नए नए कार्यकर्ता जुड़ेंगे। अब वो जुड़ेंगे तो अपनी सुरक्षा के लिए, लेकिन जैसा आज तक हमने किया, हमने समस्याएं उठाई, हमने राहत पहुंचाई, हमने शोषण को समाप्त किया, इसके चलते लोग अपने पास आए। जो अपने पास आए वो हमारे पास आने से सुरक्षा मिलती है, शोषण खत्म होता है, इसलिए आए होंगे, लेकिन हमारे साथ आने के कारण वो आज अपनी परवाह न करते हुए राष्ट्र की सेवा करने वाले बन गए। वहां भी ये होना चाहिए, इसलिए अब ये क्षेत्र बहुत व्यापक है, हमारा विस्तार भी हो रहा है। वो जितना व्यापक होगा उतना इस प्रकार का संस्कार देने का काम जो अपना पहले से चल रहा है, अपने पास उसकी कला है, उसकी व्यवस्था भी है, वो अधिक नीचे के स्तर पर मजबूत करने की आवश्यकता रहेगी। जितना काम बढ़ता है, जितना दायित्व व्यापक बनता है, उतना करने वाले अधिक और अधिक विकेंद्रित ढंग से काम कर सकने वाले ऐसे होने चाहिए। तो इसलिए किस स्तर तक इस समझदारी को अपने संगठन में हम बना सकते हैं, इसको भी देखना चाहिए। जैसी आवश्यकता है वैसा उसका विचार करना चाहिए। दूसरी बात है, समय बदलता है। अब एक विशिष्ट स्थिति में ट्रेड यूनियनिज्म चला। आजकल ट्रेड यूनियनिज्म चलना कठिन होते जा रहा है, ऐसा बहुत से काम करने वाले लोग बताते हैं। मैं प्रत्यक्ष उसमें नहीं हूं, लेकिन लोग बताते हैं, मजदूर संघ के अपने कार्यकर्ता भी बताते हैं कि आगे ये हमारी ट्रेड यूनियन, सारे संगठन प्रासंगिक रहेंगे कि नहीं रहेंगे। लेकिन जिनको वो एक ही तरीका मालूम है, उनके सामने ये प्रश्न ठीक है। जब तक शोषण है तब तक उसका मुकाबला करने वाले सारे के सारे उपक्रम प्रासंगिक है, लेकिन समय के अनुसार उनके तरीके, उनके स्वरूप बदलने पड़ते हैं। अब पहले इतना ऑटोमेशन नहीं था, अब तो आगे चल के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, ये सारी बातें आ रही। टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ेगी, उद्योगों का स्वरूप बदलेगा, मजदूरों के मजदूरी का स्वरूप भी बदलेगा। कई कामों में वर्किंग एट होम वगैरह इसका महत्व बढ़ रहा है। ऐसे कई बदल होते हैं, समय मान के चलते होते हैं, उनको रोकना संभव नहीं होता, उसके साथ चलना पड़ता है। अपनी शाश्वत बातों को कायम रखते हुए
आने वाले समय में ये जो सारे बदल होंगे उसके क्या क्या परिणाम होंगे, उसमें अपने श्रम के आधार पर समाज की सेवा करके अपनी आजीविका चलाने वालों का, उनकी भूमिका क्या रहेगी, उस भूमिका में उनकी तैयारी कौन सी करनी पड़ेगी, उनको राहत के लिए क्या उपकरण देने पड़ेंगे, ये सारा चिंतन अध्ययन करके उसके अनुसार अपने कार्यकर्ताओं का प्रबोधन करते हुए आगे धीरे धीरे उस प्रकार अपने संगठन के उपकरण को भी उस रूप में कैसे धीरे धीरे डालना, इसका भी चिंतन करने का अवसर अब हमारे पास है। ये कोई एकदम आज मैंने कहा 3 दिन में आपने विचार किया हो, नहीं, ये शुरू होना चाहिए। अब इस विषय को ध्यान में रखकर, इस विषय का सारा जो अंग्रेजी में कहते हैं स्कोप, वो स्कोप ध्यान में रखकर हमारे कार्यकर्ताओं ने, क्योंकि वो अनुभवी है, वो प्रत्यक्ष काम कर रहे हैं, उसका चिंतन करना चाहिए और उसके आधार पर धीरे धीरे अपनी नीति बनानी चाहिए। तीसरी बात जो लगती है कि ऐसा चलेंगे तो आगे आने वाले समय में, पहले एक ज़माना था और हम तो कभी ऐसे रहे नहीं क्योंकि हम उस पर विश्वास नहीं करते, लेकिन बाकी संगठन आइसोलेशन में चले, बस मजदूरों का हित यानी मजदूरों का ही हित और किसी का हित नहीं। हमारी पहले से धारणा है कि श्रमिकों का हित यानी पूरे उद्योग के हित के साथ एक रूप है, उससे बाहर नहीं है। श्रमिकों का हित उद्योग का हित करेगा, उद्योग का हित होना है तो श्रमिकों का हित होना पड़ेगा। ये दोनों परस्पर आधारित है, एक दूसरे के विरोधी नहीं है। इस विचारधारा को लेकर हम चलने वाले होने के कारण हमारे बारे में वो समस्या नहीं आई, लेकिन पहले चलते थे आइसोलेटेड। अब तो आइसोलेटेड कोई नहीं चल सकेगा। हमको भी ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि क्योंकि हम अब भारत के सर्वप्रथम मजदूर संगठन है, तो हमको इस नए ज़माने में मजदूरों के लिए सुरक्षा का यह उपक्रम, संगठन का उपक्रम, राष्ट्र हित में उनके योगदान को सुनिश्चित और सार्थक करने का उपक्रम, ये बढ़ाने का काम हम स्वयं करते करते इस क्षेत्र में काम करने वाले सब लोगों को भी उसमें लगाना है। तो समन्वय की बड़ी आवश्यकता है। हम उसमें भी आगे बढ़े हैं, हम अभी वैसा नेतृत्व दे रहे हैं, लेकिन केवल मजदूर संगठनों में आपस में होने पर नहीं चलेगा। एक एक मजदूर यूनियन के नेतृत्व में ये स्पिरिट चाहिए, क्योंकि ये व्यापक होगा परिदृश्य, वैसे इस प्रकार की दृढ़ता और नीचे के स्तर तक आने की आवश्यकता रहेगी। इसलिए आपस में समन्वय, मजदूर संगठनों में समन्वय, हमारा अन्य समाज के माध्यमों से, संगठनों से समन्वय, हमारा तंत्र से समन्वय, समन्वय यानी मिल नहीं जाना, समन्वय यानी ऐसा संपर्क रखना, मित्रता की भावना से रखना। मित्र केवल साथ देने के लिए नहीं होते, सीधा चलाने के लिए भी होते। मित्रों के लक्षण में ये कहा है कि वो पाप का निवारण करते हैं और हित की योजना करते। केवल हित की योजना नहीं करते, अहित कर मार्ग पर जा रहा है तो उसको रोकते। ऐसा संबंध हमारा तंत्र के साथ, अन्य संगठनों के साथ, समाज के अन्य माध्यमों के साथ, उनके साथ संवाद, विचारों का आदान प्रदान, उनकी स्थिति को समझना, राष्ट्र हित में ये सब कैसा चल सके, इसके लिए अपनी क्या भूमिका है, उसका निर्धारण करके चलना। इस प्रकार का एक पेस मेकर का उसकी भूमिका, वो स्पंदन देता है हृदय को, हृदय उसके कारण गतिमान होता है। शक्ति कम हो गई तो पेस मेकर के कारण शक्ति मिलती है, अपना काम वो ठीक करता है। नए नए बातों का एक देना पड़ता है, अब ऐसा करना, तो नई नई परिस्थितियां होती है, उसमें कैसे चलना। महाजनो ये न गतस्स पंथा, तत्व की चर्चा वगैरह सब लोग नहीं करते, वो जो समझदार लोग हैं वो जैसा चलते हैं वैसा चलते हैं। हम अब श्रमिक क्षेत्र के हम समझदार लोग हैं,
हमको देख के लोग चलेंगे, हमको देख के लोगों को चलना पड़ेगा। तो हमको कैसा चलना है, और हमारा चलना सब अनुकरण करे और अपने हित की ओर चले, इसलिए हमको संबंध कैसे रखने हैं, ये समन्वय की बात भी सबके साथ, और उसके लिए आवश्यक है वहाँ कोई पद्धति, कोई रचना हमको बनानी पड़ेगी। और महत्व की बात है, ऐसा ही एक अधिवेशन नागपुर में भी हुआ था, त्रैवार्षिक अधिवेशन। मैं उस समय नागपुर का प्रचारक था, तो इसलिए मैं व्यवस्था वगैरह थोड़ा दूर से ध्यान रखता ही था। तो उद्घाटन के कार्यक्रम में था, उस उद्घाटन के कार्यक्रम में, और उद्घाटनकर्ता के नाते डॉक्टर म गो बोकरे आए थे, स्वदेशी जागरण मंच में नए जुड़े थे, पूर्वाश्रम के मार्क्सवादी, बाद में वो गांधीवादी बने, बाद में वो अपने विचारों के संपर्क में आए और स्वदेशी आंदोलन से जुड़ गए, उनको बुलाया था। उनका भाषण, उसके बाद दत्तोपंत का भाषण। तो भाषण में उन्होंने एक बात कही जो उस समय थे, उनको याद होगा। ये मैं थोड़ा सा प्रस्तावना में बोलूँ तो आपको ध्यान में आ गया मैं क्या बोलने वाला हूँ, ऐसी उनकी स्थिति होगी। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ आश्चर्य कर रहा हूँ, मैं कम्युनिस्ट विचारधारा का भी अनुभव ले चुका हूँ, गांधीवादी विचारधारा में भी मैंने काम किया है। आपके विचारधारा मुझे सबसे अच्छी, सबसे व्यावहारिक लगती है और उपाय देने वाली लगती है। तो आपके पास वेद उपनिषदों से लेकर विचार की परंपरा है, उसके आधार पर आधुनिक समय में चल सकने वाले एक प्रतिमानक की दिशा भी आपके पास है, और इतना बड़ा संगठन है, ऐसे तपस्वी कार्य करता है। और आश्चर्य, मैं आपको मैदान में देखता हूं तो आप भी जिंदाबाद मुर्दाबाद कर रहे हैं, आप भी हड़ताल कर रहे हैं। वो लोग कर रहे तो वो जानते नहीं, वो गलत विचारधाराओं में भ्रमित हुए। आप लोग तो जानते हैं, फिर क्यों कर रहे हैं ऐसा? तो उसके बाद ठेंगड़ी जी का भाषण का था। ठेंगड़ी जी ने कहा कि आपकी बात बिल्कुल सही है, इसके लिए हम नहीं है, हम जिन विचारों का प्रतिनिधित्व करते हैं उसमें जो उत्तर दिए हैं उनको प्रत्यक्ष करने के लिए हम हैं, लेकिन हमको उसके पहले मजदूर क्षेत्र में प्रभावी होना है, विजयी होना है, नहीं तो हमारी कोई नहीं सुनेगा। और विजयी होना है तो वहाँ जो खेल के नियम अभी बने हैं उसी में से हमको जाना है। हमारी स्थिति ऐसी है, हमारे पास खुटिया है ठोकने के लिए, वो चौकोर है, और जो छेद बने हैं व्यवस्था के वो गोल है, स्क्वायर पेग्स इन राउंड होल्स। तो पहले हमको उस क्षेत्र पर काबिज होना पड़ेगा, उन छेदों का आकार बनाना पड़ेगा, फिर हम अपनी खूंटियां उसमें फिट कर सकते हैं। उस समय तो ये बात थी, लेकिन अब धीरे धीरे परिस्थिति ऐसी आ गई है कि हम काबिज होने लगे हैं। तो हमको दिशा तो मालूम है, उद्योग परिवार की हमारी कल्पना है, आत्मीयता, परिवार संबंध, इसके आधार पर ही और परिवर्तन आ सकता है, इसको तो हम जानते ही है, और वैसा ही परिवर्तन हमको लाना है। लेकिन वो परिवर्तन लाने के लिए परिदृश्य कैसा खड़ा करेंगे हम? क्या उसके छोटे छोटे प्रतिमानक, आज जहां हम बलवान है, इस प्रकार का आवाहन करके हम कुछ कर सकते हैं? हमने करना चाहिए, क्योंकि जिस विचार को लेकर हम चल रहे हैं उस विचार का प्रभाव हो गया। वैचारिक प्रभाव समझकर नहीं हुआ होगा तो कोरोना जैसी विपदा ने लोगों को ठीक लगा दिया, क्योंकि आपने भी उनका स्वागत किया है ऐसे लोगों का। ये बातें यहाँ लोगों के ध्यान में आ गई, उद्योग चलाने वाले के ध्यान में आ गया कि मजदूर मेरा निराधार हो गया तो मेरी इंडस्ट्री आगे नहीं चलेगी। इसलिए उसने कहा कि आप रहो, काम नहीं है तो कोई बात नहीं, रहो क्या। और मजदूरों को ध्यान में आ गया कि हमारे संकट में हमको मदद करता है, इसका मतलब ये बड़ा राक्षस है और शोषक है, ऐसा नहीं है। तो इसके संकट में हम भी इसको छोड़ के नहीं जाएंगे। ऐसी कई प्रसंग हुए, यानी अपेक्षा नहीं थी हमारे समाज में। ये जो कहा सोशल कैपिटल, वो सोशल कैपिटल इतना है, इसका प्रत्यक्ष दर्शन पहली बार हुआ। हम लोग जो काम करते हैं समाज में हमको पता है,
लेकिन सारे समाज में ये आत्मविश्वास नहीं था, वो आ गया। और इसलिए हमारे लिए एक अनुकूल परिस्थिति वैसे भी आई है और हम सशक्त अवस्था में हैं, तो हमको हमारे उस पर्यायी प्रतिमान को स्थापित करने का उपक्रम अब शुरू करना चाहिए। सामान्य उसके मूलाधार तत्व ये हमारे पास है, हम सब उसको जानते हैं, लेकिन जो प्रत्यक्ष प्रतिमान देना पड़ता है, जब देने की स्थिति है तभी वो क्या है उसका विचार करना पड़ता है। ब्लूप्रिंट जिसको कहते हैं, ब्लूप्रिंट हम तब तक दे नहीं सकते जब तक हम उसको प्रत्यक्ष ला नहीं सकते। आज सारे भारत में नहीं तो कहीं कहीं हमारी ब्लूप्रिंट देने की अवस्था है। हम भी विचार करें, उस क्षेत्र में काम करने वाले अन्य लोगों के साथ भी संवाद करें और कहीं ऐसा ब्लूप्रिंट खड़ा कर सकते हैं क्या? एक बार पहले बंगाल में अपने लोगों ने, मजदूर संघ के लोगों ने, एक फैक्ट्री जिसको सरकार निकालने वाली थी, तो ये कहा सरकार को, जूट फैक्ट्री को हम चलाते हैं, आप देने वाले हो ना प्राइवेटाइजेशन, तो हमारे हाथ में दे दो। तो अपने लोगों ने बहुत दिन तक उसको सफलतापूर्वक चलाया था। आगे भी वो चल जाता अच्छा रहता, उस समय हमारी ताकत उतनी नहीं रही होगी, पता नहीं आज क्या स्थिति है, मालूम नहीं, आपको मालूम है। आज हमारी शक्ति है कि कहीं कहीं हम ऐसे उपक्रम खड़े कर सकते हैं जिसके आधार पर सारी दुनिया को हम बता सकते हैं कि देखो ये उपाय है। 2 रास्ते आप देख चुके और उससे मंजिल नहीं मिलती, आपको पता है, और तीसरा रास्ता आपको मालूम नहीं, आप खोज रहे, ये तीसरा रास्ता है हमारे पास। इस स्थिति में हमको अब आना चाहिए, और आना चाहिए। दत्तोपंत जी की जन्मशती में ये उदाहरण, ये अधिवेशन हम कर रहे, उनका स्मरण भी करेंगे, तो इस ढंग से कीजिए कि ये सारा जो करना है, आज हम ये बात करते कि हम ये करेंगे। एक समय में, और दत्तोपंत जी को ही ट्रेड यूनियन क्षेत्र के बड़े बड़े नेताओं ने कहा था कि ठेंगड़ी तुम आ गए ठीक है, लेकिन तुम्हारा भगवा झंडा यहाँ नहीं चलेगा, वो शाखा में ठीक है। ऐसी अवस्था थी। हम केवल बात करते इसकी, तो ये जीवन स्थापित करना तो दूर बात है, इस आधार को लेकर कोई यूनियन भी हमारी नहीं चलेगी, ऐसा लोगों को लगता था। आज लोग आशा से हमारे पास देख रहे कि नया रास्ता ये लोग स्थापित करेंगे। इतना परिवर्तन हुआ है, लेकिन ये परिवर्तन हुआ है किस बल पर हुआ है? वही बल है जो दत्तोपंत के विचारों में भी मिलता है, दत्तोपंत के स्वयं के जीवन के आदर्श में भी मिलता है। हमने उनका जीवन देखा है। एक कार्यकर्ता के नाते कैसा होना चाहिए, मैं विस्तार में नहीं जाता। उन्होंने भी अपने भाषण में, कार्यकर्ता नाम की पुस्तक ही है, उसका अध्ययन करिए तो पता चलता है। मुक्त संगो अनामवादी से लेकर कई बातें उन्होंने कही है उसमें। लेकिन एक कार्यकर्ता को कार्यकर्ता बनने के लिए स्वयं को कैसा ध्येयनिष्ठ होना चाहिए, निस्वार्थी होना चाहिए, उनको भी हमने देखा है। और आज हमने देश भर में जिन अपने पुराने कार्यकर्ताओं का और अभिनंदन किया है, उन्होंने तो वो तपस्या खुद की है। आज तो चहु और जय जयकार हो रही, तब मजदूर संघ का कार्यकर्ता कहलाने में गौरव है, स्थान है, प्रतिष्ठा है। वो तो उस समय से कार्य को ढो रहे थे जिस समय मजदूर संघ का नाम लेते लोग पत्थर मारते थे, हमले होते थे कार्यकर्ताओं पर। स्वयं दत्तोपंत जी के सर फूटा है ऐसे झगड़ों में। तो ऐसे कार्यकर्ता वो प्रत्यक्ष हमारे सामने भी है। वही तपस्या वही था, एक तरफ मनुष्यों को जोड़ने का, यूनियन चलाने के लिए मजदूरों की समस्याओं को लेकर झगड़ा करने का, और दूसरी तरफ उसके लिए आवश्यक स्वाध्याय, चिंतन को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक अध्ययन, अपने आप को समृद्ध बनाने के लिए कई प्रकार के उपक्रम कार्यकर्ता के नाते। एक तरह से ये तपस्या एक सत्य को लेकर चले, लेकिन केवल सत्य से नहीं होता है। मन में करुणा चाहिए, जैसे दत्तोपंत जी के मन में थी। एक एक कार्यकर्ता के घर जाते थे,
रात बेरात नहीं देखते थे। कैसे नागपुर में आते थे, नागपुर में कई कार्यकर्ता थे, सामान्य कार्यकर्ताओं के घर संघ शिक्षा वर्ग के लिए आए 5 दिन। 5 दिन, दिन भर तो वर्ग का कार्यक्रम है। वर्ग का कार्यक्रम पूरा होने के बाद 9:45 के बाद वो, मैं जब था प्रजा मुझे पूछते थे तुम बहुत थक गए हो ना व्यवस्था करके, तो ध्यान में आया कि जाना है उनको कहीं, नहीं चल सकते, स्कूटर लेके निकलते थे। 1-1:30 बजे तक इसके घर जाओ, आधा कप चाय पियो, उसके घर जाओ, झोपड़ियों से लेकर तो फ्लैट तक सब प्रकार के कार्यकर्ताओं के यहाँ जाके 5 दिन में सबका परामर्श लेके आते थे। उनको जरूरत नहीं थी, वो अखिल भारतीय स्तर के कार्यकर्ता थे। संगठन शास्त्र के अनुसार 2 स्तर नीचे तक जाने से उनका काम पूरा होता। लेकिन मन में जो है प्रेम, संवेदना, आत्मीयता, जो मजदूरों के शोषण, अन्याय, अत्याचार के खिलाफ करुणावश रुद्रावतार धारण करती है, ऐसी उनके मन में थी। वो मन में थी इसलिए वो खरे कार्य। उनको गुरुजी ने पूछा ना जब वो राज्यसभा में आए कि जिन मजदूरों के प्रतिनिधि के नाते तुम वहां चुन के गए हो, नियुक्त हुए हो, उन मजदूरों के प्रति तुम्हारा मातृत्व भाव है क्या, ऐसा पूछा था गुरुजी ने। ये मातृत्व भाव उनमें था और इसलिए उनकी बातें ये सत्य की बात होती थी, क्योंकि उसके साथ करुणा थी और उसके साथ तपस्या थी और मन में अत्यंत पवित्रता थी, शुचिता थी, साधनों की शुचिता, वाणी की शुचिता, चारित्र की शुचिता तो थी। मन में भी कहीं स्वार्थ नहीं, आकांक्षा नहीं, कुछ नहीं। बस जो कुछ अपने को मिला है और हमने कमाया है अपने जीवन में, वो लगा देना है देश के हित में। देश के हित में मजदूरों में काम कर रहे हैं, ऐसा उनका जीवन था। वो जीवन उसके सौरांश में आगे और अधिक आवश्यक था। मजदूर संघ के जीवन में एक समय ऐसा था जब अकेले दत्तोपंत काफी हो गए। आज अकेले दत्तोपंत काफी नहीं होंगे, हमको प्रांत प्रांत में, जिले जिले में दत्तोपंत खड़े करने पड़ेंगे। खड़े, और ये बाहर से खड़े नहीं की जा सकते, जिनको खड़ा करना है उनको स्वयं को होना पड़ता है। हमारे सामने इतना सारा काम है, यद्यपि हम नंबर 1 है देश में, आज हमारा काम समाप्त नहीं हुआ है, लंबी यात्रा अभी बाकी है। और इसलिए जादू के इस जंगल में, एक कहानी थी ना, जादू के जंगल में 3 भाइयों को पार करना था और जंगल में तरह तरह के डिस्ट्रैक्शंस थे, भटकाव थे। उस भटकाव में जो रुक जाएगा वो पत्थर बन जाएगा, ऐसी जादू थी वहां। तो एक भाई गया, वो उसको चिढ़ाने वाले स्वर आ गया, गुस्सा आ गया उसको, वो रुक गया, कौन बोल रहा है उसका समाचार लेने के लिए, वो हो गया पत्थर। दूसरा भाई गया, उसको डराने वाले बातें सुनाई दी तो वो ठिठक गया, तो वो पत्थर बन गया। सबसे छोटा भाई था, वो 2 बड़े भाइयों की दादागिरी सहन करने की आदत भी थी, दुनिया भी उसके कारण उसको पता थी। उसने जब ये आवाजें सुनी तो उसने रुई के फाये कान में ठूस लिए, उसको सुनना ही नहीं हमको, हम तो जंगल पार करेंगे। कौन सी आवाजें आती है, क्या आवाजें आती है, जय जयकार होता है कि विरोध होता है कि उपेक्षा होती है, हमको कुछ लेना देना नहीं। हमको तो उस जंगल के पार अपना गंतव्य है, वहां जाना है। इस कृत निश्चय से वो चला तो पार हो गया। ऐसे हमको भी, हमने उपेक्षा की दशा झेली है, हमने विरोध को पार किया है, अब हमारी जय जयकार के दिन है, लेकिन उसमें भी हमको बिना भटके हुए आगे चलते रहना है, क्योंकि उस मंजिल को पाना है, जीवन के उस प्रतिमान को पाना है जो संपूर्ण अस्तित्व की एकता के आधार पर विकसित हुआ है। उस आधार पर विकसित हुए मूल्य जिसके बुनियाद में है, उस विचार का विकसन देश काल परिस्थिति के अनुसार करते हुए, उसके अनुसार अपने उद्योग क्षेत्र का जीवन सजाकर संवारकर हमको सारी दुनिया के सामने उदाहरण के रूप में रखना है। ये करते तक हमको विश्राम नहीं है और इसलिए अधिक ऊर्जा से, अधिक गति से, अधिक तैयारी से, अधिक मात्रा में तैयारी से हमको आगे बढ़ना है। वो कैसे जाना है, इसका विचार अधिवेशन के निमित्त आप लोग प्रारंभ करेंगे, ऐसा मेरे मन में विश्वास है।
यहाँ बुलाकर और आपके सामने विचार रखने का मुझे अवसर दिया। वैसे तो खुला संवाद अनौपचारिक होता नहीं, इस औपचारिक का अवसर का लाभ मैंने और अपने मन की बात आपके सामने रखने के लिए किया है। जानकार तो आप है उद्योग क्षेत्र के, इसलिए इसमें क्या लेना क्या नहीं लेना इसका भी विचार आप ही कीजिए। मैं तो आपको धन्यवाद करते हुए और अपनी वाणी को विराम देता हूँ।